उदयनिधि के धर्मद्रोह पर हाईकोर्ट का हथौड़ा। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट के मदुरै बेंच का ताजा फैसला केवल एक एफआईआर रद्द करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीति की आड़ में फैलाई जा रही धार्मिक द्वेष पर न्यायिक हस्तक्षेप है। यह फैसला उस सोच पर सवाल है जो सत्ता में बैठकर किसी आस्था को बीमारी बताने का दुस्साहस करती है और फिर प्रतिक्रिया देने वालों को अपराधी ठहराने की कोशिश करती है। उदयनिधि स्टालिन का 2023 का वो बयान जिसमें उन्होंने सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हुए उसे मिटाने की बात कही। ये बयान करोड़ों सनातन मानने वालों की आस्था, पहचान और सम्मान के खिलाफ था। सवाल सीधा है, अगर किसी अल्पसंख्यक धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता तो क्या इसे हेट स्पीच नहीं माना जाता? इसके बावजूद हेट स्पीच देने वाले नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा जब इस बयान पर प्रतिक्रिया सामने आई तो प्रतिक्रिया देने वाले पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। यही वह बिंदु है जहां कानून का तराजू झुकता दिखा और यही मद्रास हाईकोर्ट ने दखल दिया। जस्टिस एस श्रीमती ने साफ कहा, मालवीय ने केवल प्रतिक्रिया दी थी और ऐसी प्रतिक्रिया पर केस चलाना कानून का दुरुपयोग होगा। यह फैसला स्टालिन की उस राजनीति को आईना दिखाता है जिसमें सनातन विरोध को वैचारिक फैशन की तरह पेश किया जाता है। सामाजिक सुधार के नाम पर किसी धर्म को बीमारी कहना सुधार नहीं, बल्कि वैमनस्य पैदा करने की राजनीति है। और जब वही राजनीति कानून को ढाल बनाकर आलोचना को दबाने की कोशिश करे तो अदालत का हस्तक्षेप अनिवार्य हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट का निर्णय इस बात की पुष्टि करता है कि हेट स्पीच की शुरुआत करने वाला बच नहीं सकता, प्रतिक्रिया देने वाला स्वतः अपराधी नहीं बन जाता और संविधान किसी एक विचारधारा का हथियार नहीं है। आज यह फैसला केवल अमित मालवीय को राहत नहीं देता है, बल्कि उन सभी नागरिकों को भरोसा देता है जो मानते हैं कि आस्था का अपमान करना राजनीतिक अधिकार नहीं हो सकता। स्टालिन या उनकी पार्टी को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन संविधान की सीमाएं स्थायी होती हैं और मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन को वही सीमाएं शांत, सख्त और स्पष्ट शब्दों में याद दिलाई हैं। In 2023, Udayanidhi Stalin, Mr. Stalin's son, Deputy Chief Minister of Tamil Nadu, had attended a conference in Tamil Nadu where he had called upon not resistance or only trying to fight against Sanatan, but for the complete eradication and abolition of Sanatan. And this conference was organized where Udayanidhi Stalin made these comments, compared Hindu religion and Sanatan to dengue, to malaria, and it was in a sense a call, a chilling call of genocide against Hindus. 2023 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उदयनिधि स्टालिन ने सीधे सीधे जाकर सनातन के समाप्ति की बात की थी, संपूर्ण हिंदू धर्म के मानने वालों के नष्ट की बात की थी, जेनोसाइड की बात की थी। एंड व्हेन दिस मैटर वाज रेज्ड बाय अमित मालवीय जी, he has posted a tweet about this comment by Udayanidhi Stalin. Rather than act against Udayanidhi Stalin, the entire DMK government machinery, police and other agencies were left to treat vindictively Amit Malviya ji. उदयनिधि स्टालिन के इस जहरीले बयान पे कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई उन पे हुई जिन्होंने हिंदू होने के नाते, सनातनी होने के नाते इस विषय को उठाया। और इसीलिए कल जो निर्णय आया है मद्रास हाईकोर्ट का, मैं आपको कोट करके भी बताऊंगा कुछ पैराग्राफ्स। एसेंशियली मद्रास हाईकोर्ट ने उस एफआईआर को क्वॉश कर दिया है और क्वॉश करते समय कहा है कि डीएमके की सरकार, उदयनिधि स्टालिन, ये हिंदू विरोधी है, इनकी पूरी लेगेसी हिंदू विरोधी है, उनके स्टेटमेंट हेट स्पीच में आते हैं और अमित मालवीय जी के खिलाफ जो कार्रवाई है वो
तो आप सुन रहे थे शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है। जिस तरीके से मद्रास हाईकोर्ट का बयान सामने आता है, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने जो बेतुका बयान दिया था उसको हेट स्पीच माना जाता है, और जो मालवीय की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई उस पर एफआईआर दर्ज की गई। ग्राफिक्स के जरिए और भी तमाम जानकारी आपको देंगे। देखिए, सितंबर 2023 का ये मामला जहां पर सनातन के खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे ये कहा गया, सनातन का विरोध जारी रहेगा। नवंबर 2023, सितंबर 2023 में सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना और मच्छर से की गई। सितंबर 2023 में कहा गया कि सनातन के खिलाफ हमेशा बोलते रहेंगे। नवंबर 2023 में कहा गया कि सनातन का विरोध जारी रहेगा। सनातन धर्म की तुलना मलेरिया, डेंगू, कोरोना और मच्छर से की गई। आखिरकार सनातन धर्म के प्रति इतनी नफरत क्यों है डीएमके के अंदर? सनातन के खिलाफ हमेशा क्यों बोलना है? क्यों सनातन का विरोध करना है? क्यों लोगों के अंदर इतनी नफरत है डीएमके के अंदर? क्यों उदयनिधि स्टालिन ये बताना चाहते हैं? इस तरह की प्रतिक्रिया। अमित मालवीय को राहत मिली है सनातन धर्म विवाद में, एक बड़ी राहत अमित मालवीय को। मद्रास हाईकोर्ट ने अमित मालवीय के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको रद्द किया है। तमिलनाडु पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी 2023 सितंबर में। उदयनिधि के बिगड़े बोल आप सभी को पता है। सनातन धर्म के खिलाफ इन्होंने क्या बयान दिया था, सनातन धर्म की तुलना इन्होंने किस तरीके से डेंगू, मलेरिया, कोरोना, फीवर, इस तरीके की तुलना सनातन धर्म की थी। और इन्होंने ये भी कहा था कि सनातन का विरोध जारी रहेगा, 200 साल तक सनातन के खिलाफ बोलेंगे। ये उदयनिधि स्टालिन का बयान था। हेट स्पीच पर मद्रास हाईकोर्ट ने क्या कहा है? सनातन पर स्टालिन का बयान हेट स्पीच है। हाईकोर्ट ने यह कह दिया है साफ तौर पर, हेट स्पीच देने वाले पर कोई केस नहीं हुआ है। अभी प्रतिक्रिया देने वाले पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये हमारे देश का कानून है, आप ये भी समझिए। हेट स्पीच शुरू करने वाले बच जाते हैं। उदयनिधि की बातें नरसंहार जैसी हैं। हाईकोर्ट ने यह कहा है सनातन पर स्टालिन का बयान हेट स्पीच है। जिस तरीके से और आज इसी विषय पर हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। चर्चा करने के लिए तमाम पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़ चुका है। परिचय आपसे कराऊंगी। हमारे साथ बीजेपी पार्टी का पक्ष रखने के लिए तपोष पाल जी जुड़ चुके हैं। तपोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष सैनी जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत तपोष जी आपसे ही करूंगी। तपोष जी, इस देश का कानून आप समझिए किस तरीके का है कि जो प्रतिक्रिया देता है, जो एज अ हिंदू, जो हिंदू है, वो उस पूरे मुद्दे को लेकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, अपनी एक प्रतिक्रिया देते हैं, उन पर एफआईआर दर्ज हो जाती है। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होती है जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना इस तरीके की तुलना करते हैं और ये कहते हैं कि 200 साल तक सनातन का विरोध चलता रहेगा। क्यों कोई कार्रवाई नहीं? केंद्र सरकार भी इस पर एक्शन ले सकती है। तपोष जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, आज जो न्यायमूर्ति एस श्रीमती ने जो एफआईआर की पूरी तरीके से खारिज किया उन्होंने, और जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए, प्रमुख टिप्पणियां दी, वो कितने महत्वपूर्ण है कि उदयनिधि स्टालिन का बयान स्वयं हेट स्पीच है और अमित मालवीय का बयान एक प्रतिक्रिया है, अपराध नहीं है। मतलब हेट स्पीच के खिलाफ प्रतिक्रिया देना अपराध नहीं हो सकता है। राजनीतिक प्रतिक्रिया को अपराध मानना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 पर सीधा हमला होगा। एफआईआर का कोई कानूनी आधार ही नहीं पाया गया और उसको क्रैश कर दिया गया, उसको मिटा दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। और तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष जो हैं अन्नामलाई जी, इस फैसले का उन्होंने बहुत हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये जो एफआईआर अमित मालवीय जी के अगेंस्ट में किया गया, ये राजनीतिक प्रतिशोध थी और डीएमके सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करते हुए हाईकोर्ट के मतलब उनकी जो मानसिकता थी उसको उजागर किया है और हाईकोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत भी किया। चलिए ठीक है, आशीष सैनी जी से समझना चाहूंगी। आशीष सैनी जी, मद्रास हाईकोर्ट ने जो कहा है, जो प्रतिक्रिया आई है, कांग्रेस इसको किस नजरिए से देखती है? क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? आशीष जी देखिए, मद्रास हाईकोर्ट की जो प्रतिक्रिया की आप चर्चा कर रहे हैं, जब तक वो एक ऑर्डर के रूप में नहीं आती तब तक हमारा उस पर प्रतिक्रिया देना या कोई राय देना का कोई लॉजिक नहीं है। और रही बात हेट स्पीच देने की, यदि हेट स्पीच के बारे में कोई बात की जाएगी तो हेट स्पीच का कल्चर तो भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है।
और न्यायालय को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ इतने हेट स्पीच के मामले हैं, मद्रास हाईकोर्ट के जज उसमें भी कोई टिप्पणी करेंगे तो उसमें कोई न्याय की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन वर्तमान में कोई ऑर्डर नहीं हुआ है। आशीष जी, जो उदयनिधि स्टालिन ने जो बयान दिया था 2023 में, क्या वो आपको हेट स्पीच नहीं लगता है? आशीष जी, क्या वो हेट स्पीच नहीं है आपके लिए? नहीं, हमारे लिए हर वो स्पीच हेट स्पीच है जिसमें लोगों के खिलाफ, आम जनमानस के खिलाफ, जनता के खिलाफ उकसाने, भड़काने और उनको दबाने और कुचलने की बात कही गई है। सनातन धर्म के लिए जिस तरीके से बयान दिया गया था, जिस तरीके से बात की गई थी, ये आपके लिए हेट स्पीच है कि नहीं? उदयनिधि स्टालिन का बयान हेट स्पीच है कि नहीं आशीष जी? नहीं, पहली बात तो मतलब निकालने का काम आप मत कीजिए। दूसरी बात, आपने अगर मुझे बात बोलने के लिए कहा है, प्रश्न पूछा है, तो उसका उत्तर मुझे देने दीजिए। उसी का उत्तर मैं आपसे ले रही हूँ, उसी का उत्तर ले रही हूँ। ठीक है। यदि आपको मेरे हर सेंटेंस के बाद बोलना है तो मैं चाहूंगा कि पहले आप बोल लें, मैं बाद में बोल लूंगा। मैं आप अगर कुछ बोलेंगे तो उसमें से तो मैं सवाल पूछूंगी ना। मैं जो सवाल पूछ रही हूँ आप उसका तो जवाब नहीं दे रहे हैं। घुमा फिरा कर आप जवाब देंगे, आप घुमा फिरा कर जवाब देंगे तो मैं तो सवाल करूंगी ना। चलिए ठीक है। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी भी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। अश्विनी जी, सवाल आपसे करूंगी, जब किसी भी धर्म के खिलाफ बयान दिया जाता है, जब किसी भी धर्म के विरोध में कहा जाता है, तो क्या ये आईपीसी और संविधान की आत्मा के खिलाफ नहीं है? अश्विनी जी, इसी तो एक कानून हो गया, वो कानून बनाया इसलिए गया है कि दंडात्मक कार्यवाही की जा सके, लेकिन ऐसे बयानों से जिसमें समाज में विद्वेष पैदा हो, एक वर्ग विशेष के लिए घृणा पैदा हो, एक वर्ग विशेष को खत्म करने की बात हो रही है, और वो भी जब कोई व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है, संविधान की शपथ लेता है, मिनिस्टर हो, वो अगर देश के मेजॉरिटी सनातन धर्म के लोगों को डेंगू मलेरिया करके संबोधित करे, अबॉलिश करने की बात करे, तो ये ना सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि सामाजिक ताने बाने के खिलाफ भी है। और इसीलिए मदुरई बेंच ने जो मद्रास हाईकोर्ट की है, उसकी ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने जो जजमेंट पास किया, उन्होंने कहा कि स्पीच ऑफ मिनिस्टर वुड क्लियरली इंडिकेट दैट इट इज टोटली अगेंस्ट 80% हिंदूज विच कम विद इन द मिसचीफ ऑफ हेट स्पीच। और वो भी कहा कि द मिनिस्टर हेल्स फ्रॉम द अबव लीगेसी, देयरफॉर बेस्ड ऑन द अबव बैकग्राउंड द स्पीच ऑफ द मिनिस्टर इज हेट स्पीच ओनली। यानी अगर हाईकोर्ट की ऐसी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट ऑब्जर्वेशन एक मिनिस्टर के उसमें आ रही है, तो ये साबित करता है कि वहाँ लॉलेसनेस है। देखिए, सवाल इस बात का है कि जब आप संवैधानिक मूल्यों की दुहाई देते हैं तो आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को, सनातन धर्म को आप डेंगू मलेरिया तमाम जैसे उपाधियों से अलंकृत नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस के फेवर में जाना चाहिए। और वो भी अब जब मंत्री बैठे हुए हैं तो आपके लिए संविधान बड़ा है, आपके लोग बड़े हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है और इस सबका वेलकम होना चाहिए लार्जली, क्योंकि जहां सोशल एग्जिस्टेंस की कोएग्जिस्टेंस की बात हो रही है, उस कोएग्जिस्टेंस में आप जो मेजॉरिटी जो सबको एग्जिस्ट करके चल रही है, उसी के खिलाफ अगर भी इराडिकेट करने की बात करने लगे तो ये आपके सपोर्टर्स जो है उसको कभी भी उसको लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही वेलकमिंग डिसीजन है और मैं समझता हूँ पूरे देश में ऐसे डिसीजंस जो लोग, जो मौलाना, जो मुफ्ती या जो लोग किसी धर्म के खिलाफ या दूसरे धर्म के खिलाफ, लोगों के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं, उनको इराडिकेट करने की बात, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कई केसेस में, अश्विनी उपाध्याय के केस में, धर्म संसद के मैटर में, सब में कहा है कि ऐसे जो सोशल मीडिया पर भी इवन अगर आप पब्लिश करते हैं कोई स्टेटमेंट तो भी हेट स्पीच की श्रेणी में आएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने वो एक और उसको एक्सटेंड करते पावर ये कह दिया कि जरूरी नहीं है कि कोर्ट से उसमें इंटरफेयर करे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी अगर डीएम और एसएसपी और या पुलिस का अफसर अगर जो उसको लगता है कि हेट स्पीच है तो मुकदमा दर्ज कर सकता है। अश्विनी जी, सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये बयान हेट स्पीच ही है? सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने तो ऑलरेडी रूल किया हुआ है संसद के केस में कि किसी भी, आप देखिए ना वो हेट स्पीच के केस में ही तो जितेंद्र नारायण त्यागी जी कितने महीने के लिए अंदर चले गए, जबकि उनका स्पीच भी देखें तो इनका स्पीच तो इरेडिकेट करने का है। तो
वो भी तो जेल में ही रहे। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि किसी भी जगह पर अगर किसी धर्म के खिलाफ, किसी विशेष लोगों के खिलाफ अगर इस तरह की कोई बात करता है तो वो हेट स्पीच की श्रेणी में है और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कार्यवाही करने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कार्रवाई डीएम एसएसपी खुद कर सकते हैं, स्टेट खुद कर सकती है, स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। स्टेट माने कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होता, स्टेट माने वहां का शासन चला रहे लोग होते हैं, स्टेट माने वहां की एग्जीक्यूटिव होती है, उसको इंश्योर करना चाहिए। तो ये बहुत वेलकमिंग डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट की नजर में तो है ही, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस डिसीजन के बाद जो उदयनिधि स्टालिन का जो स्टेटमेंट है वो खुद भी हेट स्पीच की श्रेणी में आ गया। और मैं समझता हूं जो भी नेतागण इस तरह के बयान देते हैं संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ, उनके खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पर किसी भी जगह पर बैठे हुए हों। तपोष जी, एक डिप्टी सीएम संवैधानिक पद पर है, इस तरीके का बयान देना, जो एक संविधान की शपथ भी लेते हैं, कहीं ना कहीं अपने पद का दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं, एक समाज को तोड़ने की भी कितनी बड़ी कोशिश। तपोष जी। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए सितंबर 2023 में तमिलनाडु के जो उप मुख्यमंत्री अभी के उदयनिधि स्टालिन एक सार्वजनिक सभा में ये कहते हैं कि सनातन धर्म पर, कि सनातन धर्म समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है, इसे विरोध नहीं बल्कि खत्म कर देना चाहिए। और उसकी तुलना फिर वो कोरोना, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से करते हैं हिंदू धर्म को। और इस बयान को पूरे देश भर में जो है हिंदू विरोधी नफरत फैलाने और हिंदुओं के को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। और उस समय अमित मालविया जी ने, जो कि भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख हैं और यहाँ के बंगाल के को इंचार्ज भी हैं, अमित मालविया जी ने उनके ऊपर कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए उदयनिधि के बयान को उन्होंने ये कहा कि भारत के 80% सनातन धर्म मानने वाले जो आबादी है उनके खिलाफ नरसंहार जैसा ये संकेत दे रहे हैं। और उन्हें हेट स्पीच कहा और कहा कि ये बहुत ही गलत है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तमिलनाडु पुलिस ने अमित मालविया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया, मतलब हेट स्पीच दिया उदयनिधि स्टालिन ने और उसके ऊपर रिएक्शन दिया अमित मालविया जी ने। और तमिलनाडु की पुलिस एफआईआर दर्ज करती है अमित मालविया जी के ऊपर कि आपने उसके ऊपर क्यों कहा, और आरोप क्या लगाया, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाना, घृणा फैलाना, ये सारे आरोप लगाए एफआईआर में डीएमके सरकार ने अमित मालविया जी के ऊपर। तपोष जी, जब ऐसे नेता जो एक डिप्टी सीएम के पद पर है इस तरीके का बयान देते हैं तो ऐसे में तो केंद्र सरकार एक्शन ले सकती है, केंद्र सरकार भी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकती है जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तपोष जी, देखिए बिल्कुल बिल्कुल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए वो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो वहां के उप मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ तमिलनाडु की जनता को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इस तरीके के लोगों को वो अपने साथ रखेंगे कि नहीं रखेंगे। आज जीत बीजेपी की नहीं है, हर उस भारतीय की है जो इस आस्था को मानते हैं। आपने कुछ दिनों पहले ये भी देखा था कि कार्तिकेय द्वीपम को जलाने को लेके जो हिल पे, जो पहाड़ पे कार्तिकेय द्वीपम जलाने की बात हो रही थी, उसमें डीएमके के जो सरकार है वो उस हाईकोर्ट के जज के खिलाफ खड़ी हो गई और उसमें जो है उन जज को हटाने के लिए वो स्पीकर से रिक्वेस्ट कर रहे थे। सोचिए, क्योंकि उस जज ने ये परमिशन दिया था कि आप हिंदू आस्था में ये जो दीप जलाना है ये कोई गैर कानूनी नहीं है, हिंदू जब चाहे तब वहां जाके दीप जला सकते हैं। बिल्कुल तपोष जी, जिस तरीके से आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि उदयनिधि जनता से चुने हुए नेता है, लेकिन ये वही नेता है, जनता ने इनको चुना है, लेकिन ये तो जनता को तोड़ने की काम कर रहे हैं। ठीक है, अश्विनी जी से सवाल होंगे। अश्विनी जी, जब ये पूरा मामला सामने आता है, मालवीय जी इसको लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है, लेकिन उदयनिधि जो इस तरीके का हेट स्पीच दे देते हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होता। जी बताइए अश्विनी जी, जिस तरीके से मैंने आपसे पहले भी यही सवाल किया कि अगर हम देश के कानून की बात करते हैं तो जो प्रतिक्रिया देता है उस पर एफआईआर हो जाती है और जो हेट स्पीच देता है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, वो लगातार इस तरीके के बयान देते हैं। एफआईआर तो उदयनिधि के ऊपर भी पूरे देश में हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने सारे एफआईआर को क्लब कर दिया था। ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं थी, एफआईआर दर्ज हुई थी लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ, एक्शन नहीं हुआ भाई। कि मिनिस्टर हैं। और दूसरी बात क्या होता है कि
लॉ एंड ऑर्डर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट का या इंडियन पिनल कोड या बीएनएस के जो प्रोविजंस है वो स्टेट जो है उस पर मुकदमा दर्ज करती है, पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। और कुछ हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं तो उसमें सीबीआई और ईडी जैसी जो संस्थाएं आती हैं या एनआईए जैसी संस्थाएं आती, तो हमेशा से स्टेट का ये प्रोरोगेटिव होता है एफआईआर दर्ज करने का। ऐसे केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोरोगेटिव नहीं है एफआईआर दर्ज करने का। तो उसमें उदयनिधि के खिलाफ पूरे देश में एफआईआर दर्ज हुई थी, ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया था। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे पॉलिटिशियंस बयान दे करके निकल लेते हैं, अपने लोगों को वो मोटिवेट कर देते हैं और उसके बदले में लोग हिंसा करने के लिए उतारू हो जाए तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है। सवाल यहां पर होने चाहिए कि स्ट्रिक्ट कंप्लायंस कैसे हुआ और प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी ने क्या एक्शन लिया, ये बड़ा विषय है। क्योंकि जो पॉलिटिशियन, अब राज ठाकरे को आप देखिए, राज ठाकरे जिस तरीके से महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं उनके मनसे के लोग, तो राज ठाकरे के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जहां पर कर्नाटक में चले जाइए आप, तो कर्नाटक में जिस तरह से लोग जो नहीं कन्नड़ बोल पा रहे हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, उनके खिलाफ जो मारपीट कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी भी राज्य में, देश में अगर एक आप क्षेत्रवाद को बढ़ावा देंगे, क्षेत्रीयता को बढ़ावा देते हुए दूसरे जगह के लोगों के साथ मारपीट करेंगे तो ये सामाजिक सौहार्द और देश की जो सामाजिक संवैधानिक जो फेडरल कोऑर्डिनेशन है वो उसके खिलाफ है। संघीय ढांचे का मतलब ये होता है कि राज्य और केंद्र दोनों मिल करके काम करेंगे। अब आप इससे ज्यादा देखिए कि ईडी जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल की पुलिस ईडी के लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर देती है। तो संविधान में तो ये लिखा गया है कि जब कभी भी कोई एजेंसी जांच करने के लिए जाएगी तो दूसरी एजेंसी उसको पूरा सहयोग देगी। तो ये संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। यही तो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी है। मशीनरी का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन यही कहा जाएगा। इसी में है कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो व्यक्ति जितनी जिम्मेदारी के पद पर बैठा है उसकी जिम्मेदारी उतनी ही बढ़ती हो, वैसे ही क्योंकि उसके फॉलोअर्स बहुत संख्या में होते हैं। तमाम आप देखिए अभी यूजीसी का जैसे जो अभी नोटिफिकेशन आया कि इन्होंने माइनस मार्किंग वालों को भी मतलब दे दिया कि आप यूजीसी में जाइए, नीट में और जी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो माइनस मार्क को क्या पढ़ाएंगे, क्या अस्पताल चलाएंगे, क्या डॉक्टर करेंगे। इस तरह से जो अपीजमेंट है वो अपीजमेंट बंद होना चाहिए। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स जो है वो बंद जब तक देश में नहीं होती, देश प्रोग्रेसिव नहीं हो सकता है। उसके लिए जरूरी है कि अपीजमेंट, आप स्वस्थ छवि के लोग आएंगे ही नहीं। तो इसी तरह से जो इरेडिकेट करने की बात करते हैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, वो लोग स्वस्थ छवि के माने ही नहीं। जैसे उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कभी भी वायलेंस कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज अपना काम करें, और इसीलिए कोर्ट हमेशा से जो है उन लोगों के फेवर में खड़ा होता है। बिल्कुल, आखिरी प्रतिक्रिया तपोष जी से लूंगी, समय का अभाव है। तपोष जी, जिस तरीके से उदयनिधि ने 2023 में ये बयान दिया, तो क्या ये माना जाए कि हिंदुओं की भावनाएं अब इस लोकतंत्र में इतनी सस्ती हो गई हैं कि कोई भी कुछ भी कह के चला जाता है? तपोष जी। नहीं, सिर्फ उदयनिधि मारन की आप बात, सॉरी उदयनिधि स्टालिन की आप बात मत करिए, क्योंकि ये जो पूरा गुट है इंडी गठबंधन वाला, ये पूरा इसी के लिए जाना जाता है। देखिए, अगर इसको काल्पनिक बताने वाले जो राम सेतु है उसको काल्पनिक बताने वाले कांग्रेस है। अभी कुछ दिनों पहले जो टीएमसी के एक एमएलए हैं मदन मित्रा, वो कह रहे थे कि प्रभु श्री राम जो है मुस्लिम है। अभी कुछ दिनों पहले प्रभु राम पे जो है पूरी चर्चा हो रही थी, और उसके बाद बाबरी मस्जिद बनाने वाले ये टीएमसी के लोग ही हैं, और वहां पे ये उद्धव ठाकरे जाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के ये समाजवादी पार्टी जो है वो, चलिए बिल्कुल तपोष जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहीं रोकेंगे। तपोष जी, अश्विनी जी, आशीष जी भी हमारे साथ जुड़े थे। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।